वेलकम फ्रेंड, युक्ति या इसकी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 8 सितंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया, उसके मेन पार्ट और सब पार्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो हमारे पुराने और नए लिसनर हैं दोनों, आप चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और महत्वपूर्ण कमेंट करना ना भूलें। जो भी सुझाव आ रहे हैं बहुत ही स्वागत योग्य है। और जो मैं कमिटमेंट किया हूं आप लोगों को, यूपीएससी मेंस के बाद जो जो चीज़ें आ रही हैं उस पर सभी पर काम होगा। तो आप लोग ज़रूर सुझाव देते रहिए ताकि हम लोग आगे रणनीति बना के काम कर सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बहुत से लिंक दिए गए, ऐप का लिंक दिया गया है तो ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। साथ ही साथ वेबसाइट विजिट भी कर सकते हैं। जिनका एंड्रॉयड वर्जन वर्क नहीं करता, जिनके पास आईफोन है, आईओएस सीरीज़ जिनके पास होता है, तो आप वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस से एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, एक युक्ति आईएएस का ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक बना हुआ है। तो आप लोग दोनों से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके आप अपना संबंधित जो भी है मटेरियल दिया जाता है आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। दैनिक जागरण अंडरलाइन पेपर भी दैनिक जागरण के जो न्यूज एनालिसिस टेलीग्राम चैनल उससे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, सारी चीज़ें ये चलता रहेगा। आप लोग सपोर्ट हमें ज़रूर बनाए रखिएगा। और बहुत से सपोर्टिव मैसेज आ रहे हैं और लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। चैनल को आप लोग जितना इनरिच करते जाइएगा, जितना व्यापक बनाइएगा, हमारा प्लानिंग और भी बेहतर तरीके से उभर कर सामने आएगा। और बहुत सी चीज़ें थर्ड प्रोसेस माइंड में चलती रहती हैं जो धरातल पर आने के लिए कुछ संख्या बल की बहुत ज़रूरी होती है। तो ये आप लोग भी ध्यान रखिए। तो अपने फ्रेंड सर्किल में हो सकता है, अपने जो सर्कुलेट ग्रुप होते हैं वहाँ भी आप लोग कर सकते हैं। तो हमारा सहयोग बनाए रखिए। चलिए, अब न्यूज़ पर हम लोग बात करते हैं। तो न्यूज़ पर देखिए, लगातार ये 4 से 5 महीने से सीबीआई, ईडी, सीवीसी आपको चर्चा में रह रहा है। तो इसी में देखिए, कर चोरी, राजनीतिक फंडिंग मामले में देश में छापेमारी चल रही है। लगातार देखिए, यह आप लोग को टॉपिक में आप लोग को बार बार नोटिफाई कर रहा हूँ। इस वर्ष के यूपीएससी और पीसीएस में देखिएगा, मेंस में और इंटरव्यू में बहुत से प्रश्न इससे उभरेंगे। तो जो यूपीएससी देने वाले हैं 23 में उनके लिए तो है ही, और 2022 का जो यूपीएससी दे रहे हैं मेंस उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर इसे कवर कीजिएगा ताकि इससे प्रश्न जो आने वाले हैं, उभरने वाले सभी डायग्राम पर चर्चा किया जा चुका है पहले भी, और आप उस स्थिति में हो कि आंसर राइटिंग उसका बेहतर तरीके से कर सके। अब ये जो भी चीज़ें आएंगी ना, उसमें आप लोग की नोट्स में ऐड करते जाइएगा। जो भी की नोट्स आपने बनाया है, बना रहे हैं, आपने स्टैटिक्स करंट का टर्म, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था, पेपर के दो कॉपी के अपने दो पार्ट जो होते हैं दोनों को एक कवर तरफ खोल लेना। एक तरफ करंट का इशू जो हो रहा है सारे को इनपुट करते जाना। एक स्टैटिक्स पार्ट जो होता है, सीबीआई क्या है, सीवीसी क्या है, लोकपाल क्या है, भ्रष्टाचार के क्या क्या कारक है, उसके सभी पार्ट इसमें जो लिखते हैं, ये पार्ट तो आपको कभी चेंज नहीं हो। जो स्टैटिक्स पार्ट है इसमें आप लोग ऐड करते जाइएगा जो भी अपडेट होगा। तो जैसे अब देखिए, लगातार छापेमारी हो रही है जिसमें आप लोगों को बहुत से राज्यों में छापामारी के लगभग 110 स्थानों पर छापा एक साथ मारी गई है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये सब अपडेट जब होंगे ना तो करते रहिएगा। तो एग्जामिनर में जब भी आप आंसर राइटिंग एग्ज़ाम जो कॉपी चेक करेगा वो आपको करेंट से रिलेटेड कैंडिडेट समझेगा कि अपडेट अभी मान लीजिए मेंस का आपको इस वर्ष का मेंस स्टार्ट होना है 16 तारीख से लेकर, तो अब का आज का अपडेट अगर आप देते हैं तो बहुत ही आपने इम्प्रेसिव आपका छवि बनता है। तो बेहतर तरीके से डाटा एनालिसिस करिएगा, आप डाटा का यूज़ करना सीखिए। देखिए, ये सब चीज़ें बार बार अब आएंगे लगातार, क्योंकि 15 अगस्त 2022 के बाद जो प्रधानमंत्री की जो नीति अपनाई गई है कि भ्रष्टाचारियों का किसी न किसी रूप से कंट्रोल करना है, परिवारवाद को कमज़ोर करना है, तो ये स्थितियां अब लगातार देखने को मिलेगी। तो इसलिए
23-24 के जो भी दे रहे हैं यूपीएससी देने वाले, वो भी इस टॉपिक को बेहतर तरीके से कीजिएगा। और इसके तहत कुछ ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें पहले कराई गई है तो लिस्ट में आप लोग जाके सभी टॉपिक को देख सकते हैं। बस आपको ये अपडेट कर लेना। दूसरा है, चुनाव आयोग की सिफारिश पर यह काम किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से राजनीतिक मान्यताएं दी जाती है, राजनीतिक दलों को मान्यता चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती है। तो एक अल्टीमेटम उन लोगों के द्वारा दिया जाता है उनकी आय के स्रोत के बारे में। तो उसमें कुछ हेरा फेरी देखने को मिला था चुनाव आयोग के द्वारा। तो चुनाव आयोग ने सिफारिश की थी आयकर विभाग से कि संबंधित लोगों से पूछताछ की जाए, संबंधित राजनीतिक पार्टियों से। तो यह भी एक देखिए, चुनाव आयोग भी ऐसी अनुशंसा करता है वित्त आयकर विभाग को, तो इसके लिए ये सब गतिविधि हो रही है। अब इसको देखिएगा, दो तरीके से इस टॉपिक को आप देख सकते हैं। एक, अब इसका राजनीतिकरण बहुत बेहतर तरीके से विपक्षी पार्टियों के द्वारा किया जा रहा और भी किया जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें स्पष्ट आप समझिए। 15 अगस्त के बाद की स्थितियां अब बदल चुकी हैं, क्योंकि जब दिल्ली के लाल किला प्राचीर से कोई घोषणा की जाती है तो सरकार की नीतियां यहाँ स्पष्ट हो जाती है कि सरकार किस दिशा में और दशा में कार्य करना चाहती है। तो इसने भ्रष्टाचार के संदर्भ में स्पष्ट बात की है कि अब भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब जितने भी संबंधित प्रशासनिक और राजनीतिक अभिकरण है वो अब एक्टिव मोड में वर्क करेगा। तो जो भी इससे संबंधित व्यक्ति जो जिन पर छापे पड़ेंगे, उनसे संबंधित व्यक्ति समूह, राजनीतिक संगठन सभी उसका विरोध करेंगे और एक माहौल क्रिएट करेंगे कि सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है। तो ये लगातार आपको देखने को मिलेगा। पर साफ जब दिशा निर्देश दे दिया गया है तो जो भी संगठन है बेहतर तरीके से काम करना चाहती है। और मैंने बताया भी थे कल लास्ट वीडियो में भी कि सीबीआई, सीबीसी और जो ईडी है उस सबको और भी सशक्त करने की ज़रूरत है, जिसमें खासकर सीबीआई को बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है, उसे और भी बेहतर सशक्त शक्तियाँ देने की ज़रूरत है। तो जाकर जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें अब देखने को आपको लगातार मिलेंगे। हो सकता है कुछ महीनों या तो 1 वर्ष 2 वर्ष के अंदर इन संस्थाओं में कुछ संशोधन के प्रस्ताव भी कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा किया जाए, क्योंकि वर्तमान मांग है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे यह प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है मेंस और इंटरव्यू में, क्या वक्त आ गया है कि सीबीआई, सीबीसी, ईडी और लोकपाल में वर्तमान समसामयिक स्थितियों के संदर्भ में कुछ संशोधन आवश्यक हैं? तो आप इसके लिए जो मैं पहले बातें किया हूँ उससे संबंधित चीज़ों को जोड़कर टॉपिक क्लियर कर लेना है। हालांकि समय के साथ मैं इसे कवर कर लूँगा, पर आप लोग भी अपने संदर्भ से कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में लिखना है, आपके क्रिएटिविटी माइंड में लानी होगी। देखिए, किसी को डायरेक्ट फॉलो मत कीजिए, मेरा भी डायरेक्ट फॉलो मत कीजिए। क्यों मैं हर बात को आपके संदर्भ में छोड़ देता हूँ। देखिए, हम लोग दिशा निर्देश दे सकते हैं, यह क्वेश्चन आ सकता है, ये टॉपिक इस वर्ष चर्चा में रहेगा, पर वो कितने एक्टिव मोड में आप लोग काम कर रहे हैं यह इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक को कितने डायग्राम में आप सोच रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। मैं अपना डायग्राम बता सकता हूँ, कभी भी मेरे डायग्राम को फॉलो करके आप एग्ज़ाम हॉल में मत जाइएगा। किसी भी टीचर के डायग्राम को फॉलो करके एग्ज़ाम हॉल मत जाइएगा। किसी भी टॉपिक को आप अपने तरीके से कम 5, 6, 7 जितने भी है उस पर डायग्राम बन सकते हैं। अर्थात डायग्राम क्वेश्चन के कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, किन किन बिंदुओं पर कोई टॉपिक कवर हो रहा है, तो उन सभी पर स्वयं चिंतन करना सीखिए ताकि आप अंदर से इम्प्रूव हों। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो कभी किसी टीचर के द्वारा आपको गाइड नहीं किया गया हो, मान लीजिए ऐसा टॉपिक हो सकता है कि मान लीजिए आयकर विभाग के संदर्भ में ही ऐसा कोई टॉपिक आ जाए, या सीबीआई के मामले में कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो आपको किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया है, तो क्या आप उस प्रश्न को आप आंसर राइटिंग नहीं कीजिएगा मेंस के एग्ज़ाम हॉल में?
तो आपके पास इतना यथाशक्ति आपके पास होनी चाहिए कि किसी टॉपिक के उन सभी डायग्रामों पहलुओं को सोचने की शक्ति होनी चाहिए, ताकि आने वाले विषम परिस्थिति में आप स्वयं निर्णय ले सकें। इसलिए मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि किसी के ब्लाइंडेड फॉलो मत कीजिए, क्योंकि अगर वो करते हैं तो आप एक पक्षीय एक दिशीय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और ये कैंडिडेट बहुत ही घातक हो जाता है उनके लिए। यह स्थिति उस कैंडिडेट के लिए बहुत घातक स्थिति पैदा हो जाती है। तो आप लोग इस पक्ष को समझिएगा और आगे इम्प्रूवमेंट स्वयं करिएगा। इसलिए मैं चीज़ों पर बल देता हूँ, आप इन सब चीज़ों को धीरे धीरे समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस सब चीज़ों को बहुत पहले रियलाइज़ किया था अपने अध्ययन अध्यापन में। बहुत से हमारे मित्र ऐसे हैं जो रियलाइज़ करते हैं। यही सब ड्रॉबैक होता है स्टूडेंट का, तो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। देखिए, रेलवे ने लैंड लीज जो नीति है उसमें बदलाव की है, तो जिसमें क्या है, आपको 5 साल से बढ़ाकर 35 हुई। ये तो बहुत अच्छा कदम है कि लैंड लीज की नीति में परिवर्तन करते हुए जो लीज की वर्ष से 5 वर्ष हुआ करता था, अब वो 35 वर्ष तक हुआ। पर इसका एक ड्रॉबैक ये भी देखने को हम लोग को मिल रहा है, जो इसमें लीज शुल्क होता था 6% से घटाकर मात्र 1.5% कर दिया है। सीमा तो बढ़ा दिया गया, अधिकतम सीमा बढ़ा दिया गया, पर उसके मात्रा को घटा दिया गया। तो देखिए, इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है। सरकार के दृष्टि से पॉजिटिव है, कम आय के आधार पर चीज़ों को उपलब्ध होगा सरकार को, पर एक उपभोक्ता के संदर्भ से जिसका ज़मीन अगर लीज पर कोई सरकार ले रही है उसके दृष्टि से बहुत ही घातक होगा। देखिए, लीज नीति, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लीज नीति भारत में बहुत विवादित विषय है, जिसे इस टॉपिक में कवर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस पर कम से कम 30 से 35 मिनट का वीडियो बन सकता है, जिस पर सभी डायग्राम पर आपको चर्चा होगा, जिसमें लीज नीति क्या होती है, भारत में लीज नीति क्या है, लीज नीति क्यों जरूरी है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सरकार किस रूप से परिवर्तन करती है लीज नीति में, जनता के द्वारा कितने प्रतिशत जनता के द्वारा जनता भूमि को लीज पर डायरेक्ट सरकार अधिग्रहण कर सकती है, सभी डायग्राम पर चर्चा करना होगा। और सभी सेक्टर में अलग अलग लगभग चीज़ों को संदर्भित करना होता है, ताकि देखिए इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से कवर कर सके, और जब भी प्रश्न इससे पूछा जाए तो सभी डायग्राम पर आप विस्तृत रूप से आपके पास नॉलेज हो, ताकि आंसर राइटिंग करने में सफल हो सके। तो इस टॉपिक को हम लोग अभी रहने देते हैं। इस टॉपिक को मैं मेंस के बाद आप लोगों से लास्ट एंड इस मंथ तक मैं इस टॉपिक को कवर कर लूँगा। आप चिंता मत कीजिएगा, सारे टॉपिक को मैं जो भी वादा आप लोग से करता हूँ उन सभी टॉपिकों को मैं कवर करूँगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा इस चीज़ को लेकर। जो न्यूज एनालिसिस में जिस टॉपिक को कवर करने के लायक होता है उसे मैं ज़रूर कवर कर देता हूँ। देखिए, आप हिजाब मामला जो फरवरी में जो उठा था मामला, उसके बाद लगातार अगस्त में भी कुछ मामले देखने को मिले थे। तो इससे रिलेटेड जो वीडियो मैंने किया था वहाँ पर मैंने एक बात आप लोगों को बताया था, क्या कि पहले तो मौलिक अधिकार से अधिक जरूरी है मौलिक कर्तव्य होना, एक बात मैंने बताया था। दूसरा, हर चीज़ को धार्मिक आधार पर आंकलित करना बंद करें सभी सभ्य सोसाइटी के लोग, वो मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो या ईसाई पक्ष हो या कोई भी धर्मावलंबी के मानने को, सभी कार्य को धार्मिक आधार पर आकलित करना या उसका विश्लेषण करना या उसकी व्याख्या करना बंद करें। नहीं तो हम उस स्तर पर पहुंच जाएंगे जहां पर एक सभ्य समाज के निर्माण करने में हजारों बाधाएं उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ पर वाद संवाद और प्रतिवाद जो होता है, प्रतिवाद और संवाद का कॉन्सेप्ट है, तो जल्द से जल्द सभी को संवाद की स्थिति में आना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ रही इसी और दिशा निर्देश दे रहा है। तो मैं जो बातें बोला था आपको लास्ट पहले के वीडियो में, लगभग फरवरी का जो वीडियो टॉपिक जब हिजाब मामला आया था उस समय मैंने ये स्पष्ट तौर पर बोला था, किसी भी धार्मिक समुदाय को यह अधिकार नहीं है कि जो समाज में जो सामाजिक मान्यताएं हैं उसको तार करे। कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसे जानबूझ के भी संस्थाओं में वो प्रवेश, वो आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। उसमें शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, विद्यालय एक ऐसा क्षेत्र है, परिसर है, जहाँ पर धार्मिक अगर क्रियाकलाप से संबंधित चीज़ें जाएंगी
तो धार्मिकरण शिक्षा का होगा। और एक आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में यह जरूरी नहीं है कि सभी चीज़ों को मॉडरेट किया जाए। हम उन वैज्ञानिक सोचों को विकसित करें। धर्म अपने जगह है, धर्म अपने स्थान, अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करने के लिए, नहीं कि सामाजिक वर्चस्व को कायम करने के लिए। मैं जो लाइन बोल रहा हूँ उससे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न ऐसे भी क्रिएट किया ऐसे, क्या धर्म व्यक्तिगत हित पूर्ति से बढ़कर सामाजिक वर्चस्व तक की स्थिति में आ गया है? तो आपसे ऐसे प्रश्न किए जा सकते हैं। और ये ताज़ा एग्जाम्पल आपको यहाँ है। कोर्ट इसी संदर्भ में इंगित बातें कर रहा है और आने वाले में समय में आपको शायद इससे कोरिलेटेड आपको टॉपिक होगा, डिसीजन आ सकता है कि न्यायालय इसी संदर्भ में आपको दिशा निर्देश दे सकती है कि कम से कम शिक्षा के स्थान को इन सब मामलों से दूर रखा जाए और जो ड्रेस कोड है वही लागू होनी चाहिए। हालांकि अभी पेंडिंग है, निर्णय आना बाकी, उस पर हम लोग विचार करेंगे। पर जो रोड मैप तैयार हो रहा है, हमको कहीं ना कहीं इसी संदर्भ में बातें स्पष्ट हो रही है और होनी भी चाहिए। मैं भी स्पष्ट मानता हूँ कि मान लीजिए किसी स्कूल परिसर में सभी लोगों को धार्मिक आधार पर स्वतंत्रता दी जाए, ठीक है। मान लीजिए केवल हिजाब को साइड अभी रखिएगा, हिजाब एक बस कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। स्कूल परिसर में अगर सभी के धार्मिक रहन सहन, बोलचाल और चीज़ों को स्पष्ट करके उन्हें अनुमति दे दी जाती है, तो आप विजुअलाइजेशन कीजिए अपने दिमाग में, क्या वो स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती जो धार्मिक संस्थाओं में शिक्षा दी जाती है? तो इसमें और इसमें अंतर क्या रह जाएगा? वो हिंदू पक्ष के धार्मिक संस्थाएं हो, मुस्लिम पक्ष के हों, या ईसाई हो, सिख हो, जैन हो या बौद्ध हो, भारत में जो है महत्वपूर्ण रूप से यही सभी धर्म है। तो क्या धार्मिक संस्थाओं में जो शिक्षाएं दी जाती है, क्या स्कूली शिक्षाओं में जो दी जाने वाली शिक्षा वातावरण है, क्या दोनों समान नहीं हो जाएगा? तो क्या आवश्यकता रह जाएगी इसकी और क्या आवश्यकता रह जाएगी धार्मिक संस्थाओं की? तो या तो स्कूली शिक्षा को, व्यवस्थाओं को बंद कर देने की जरूरत होगी, या तो धार्मिक शिक्षाओं के, और दोनों जब एक पैरेलल पर आ जाएंगे तो ध्यान रखिएगा धार्मिक जो संस्थाएं हैं वर्चस्व कायम करेगी। किसी भी धर्म विशेष से संबंधित, पंथ से संबंधित क्यों नहीं वो संस्थाएं हों, वर्चस्व का स्थिति कायम होगा। और यहाँ पर धर्म हमेशा, धर्म का जो तराजू होगा हमेशा अधिक होगा, क्योंकि लोग संवाद की स्थिति में होते ही नहीं है। तो इसलिए न्यायालय भी इसी मॉडरेट नियम को लागू करेगा कि शिक्षा को अहम महत्ता देते हुए शायद इस पर कुछ दिशा निर्देश दे सकता है कि स्थितियां किस रूप से परिवर्तित हो। तो आप भी इस रूप को समझिएगा। और लास्ट वीडियो जो फरवरी का मैंने किया था और अगस्त माह में, उससे ज़रूर देखिएगा, ताकि हिजाब से संबंधित सभी सवाल जवाब आपका देखिए यहाँ पर एक बात भी की गई है। देखिए यहाँ पर जो मैं बातें बोल रहा हूँ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, उस दिन भी मैंने ये बात की थी, ऐसे ही नहीं की थी। कुछ कॉन्सेप्ट होता है वो डेवलप होता है और ये विश्व में भी डेवलप है, तो इसलिए भारत में भी आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यह चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कम से कम सभी के अपनी धार्मिक संस्थाएं, वहाँ आप स्वतंत्र हैं किसी भी रूप से अपने रहन सहन, ड्रेस कोड पहन कर जाने के लिए, वो हिजाब हो या भगवा हो या ईसाई का जो सफ़ेद कपड़ा होता है उसको जो सर से लेकर पैर तक पहना जाता है, वो आप पहनने के लिए स्वतंत्र है। पर शिक्षा के मंदिर में, शिक्षा के परिसर में आप इस प्रकार के आपको युक्त प्रतिबंध राज्य लगाती है और एक ड्रेस कोड देती है ताकि सभी लोगों में सामान्यीकरण हो सके। तो इस संदर्भ में इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और आप लोग में भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही डेवलप करना चाहिए, और भी विस्तृत हो तो आप उसे कर सकते हैं। देखिए पीटी ओरिएंट है, आप लोग को यहाँ से टॉपिक पूछा जा सकता है। कर्तव्य पथ हुआ राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन, अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। इसके संदर्भ में सरकार के पक्ष है, विपक्ष की भी बातें उभर कर सामने आ रही है। सरकार का कहना है क्या, यह औपनिवेशिक सोच को दर्शाता है, गुलामी के सोच को दर्शाता है, क्योंकि जनपद का नाम क्वींस वे के नाम से पहले हुआ करता था, उसे बदल कर जनपद किया गया और कहीं ना कहीं केवल हिंदी में राजपथ के रूप में अनुवाद किया जाता है, पर अंग्रेजी में किंग्स वे ही कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। 75
और 75 वर्ष के बाद पूर्ण आज़ादी के बाद औपनिवेशिक सोच को परिवर्तित करने का सरकार अमृत महोत्सव के रूप में सभी कार्य अपने जो बुनियादी विरासत है उसको बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। और इस संदर्भ में यह भी काम है, तो आप इस संदर्भ में इस न्यूज़ को देखिएगा, इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं आप लोग कवर कीजिएगा। आज बृहस्पतिवार है तो इसका उद्घाटन होने वाला है, तो इस पर हम लोग कल विशेष जो भी न्यूज़ आएगा उसके संदर्भ में विशेष चर्चा करेंगे। चलिए आगे हम लोग, तब तक आप लोग इस पर नज़र जरूर बनाइए रखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तब तक आप लोग चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए बांग्लादेश की पहले मैं बात करूँ तब रूस पर आऊँगा। देखिए बांग्लादेश की जो पीएम है वो अभी दौरे पर थी, तो ये देखिए भारत के संदर्भ में ये बात आग्रह किया गया भारत के द्वारा कि निगरानी रडार स्थापना के समझौते पर अमल करे बांग्लादेश। 3 वर्ष पहले जब आया समझौता यह हुआ था कि दोनों देश अपनी सीमाओं के संदर्भ में समुद्री तट सीमाएँ जो है निगरानी रडार के नेटवर्क स्थापित करने के लिए कार्य करेगी, जिसमें बांग्लादेश अभी चिंतन विषय कर रहा है क्या उसके राष्ट्रीय हित के संदर्भ में ये चीज़ है या नहीं। अगर उसे लगेगा उसके बाद यह कार्य आगे बढ़ेगा, पर जो भारत का आग्रह है कि इस पर कार्य करे। तो देखिए आने वाले समय में इससे रिलेटेड आपको रडार से जो निगरानी रडार है उसकी उपयोगिता के संदर्भ में आपको कहाँ देखने को मिल सकता है हलचल, तो इस पर नज़र जरूर बनाए रखिएगा। साथ ही जो 19 का MOU हुआ था उसको भी ज्वलंत करता है, तो हम उन सभी टॉपिकों को आपको मैंने बताया भी था कि जो फाइनल जो समझौते होंगे उसके बाद जो आउटपुट आएगा उससे रिलेटेड वीडियो मैं कवर करूंगा। तो ये वेट एंड वॉच की स्थिति में है, तो जो लास्ट मंथ है जो उसमें हम लोग इस पर चर्चा करेंगे मेंस के बाद जो होगा। चलिए ऊर्जा क्षेत्र के साथ सहयोग पर अपार संभावनाएं मोदी जी के द्वारा बोला गया, भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। देखिए ये टॉपिक जो है आपको GS2 में भारत और विदेश नीति के और संबंधित जो टॉपिक है आप लोग का UPSC GS पेपर 2 उसमें कवर करता है। आप लोग याद रखिएगा ये PCS में जहाँ भी होगा इससे रिलेटेड आपको टॉपिक को कवर करेगा, तो आप लोग इस टॉपिक को उसी संदर्भ में देखिएगा। GS पेपर 2 भारत और विदेश नीति और उसके साथ संबंध जो स्थापित होता है। तो कल देखिए सुदूर पूर्व रूस के व्लादिवोस्तोक में आपको आयोजित पूर्वी आर्थिक मंच 2022, तो आप लोगों को पूर्व आर्थिक मंच 2022 का ऑनलाइन संबोधन किया, जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा शिरकत किया गया। अटलांटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी मजबूत करने की इच्छुक है। साथ ही रूस में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावना, जिसकी चर्चा यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। तो इस पर जो भी की नोट्स है आप लोगों को अंडरलाइन कर दिया गया, तो पेपर जो सेंड किया गया है ग्रुप में आप वहां से इसे कवर कर लीजिएगा। देखिए साथ ही साथ जो रूस यूक्रेन संकट हो रहा है कोविड महामारी के बाद वैश्विक खाद्य आपूर्ति बड़ा असर पड़ा। विकासशील देश खाद्यान्न उर्वरक और ईंधन की कमी महसूस कर रहे हैं। इसकी और भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्पष्ट नज़र रखा गया है, तो इस पर कार्य गतिविधि होने की आशा है। साथ ही साथ रूस कोकिंग कोल की आपूर्ति के माध्यम से भारत इस्पात उद्योग महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। इसकी भी थोड़ा सा रोड मैप तैयार करने की बात की गई है। तो देखिए सारे पक्षों को इस मंच पर रखा गया है भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। इससे रिलेटेड आपको टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जब भी रूस की चर्चा आएगी भारत के सबसे मजबूत द्विपक्षीय राष्ट्र संबंधों में तो रूस पहला स्थान जरूर प्राप्त करेगा, उसके बाद ही कोई देश होगा, क्योंकि लगातार आज़ादी के बाद से रूस हमारे विपरीत परिस्थितियों में रूस हमेशा साथ रहा है। वो कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं हो, वो 1971 का स्थिति हो या वैश्विक मंचों पर भारत के समर्थन की बात हो, संयुक्त राष्ट्र में सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के भागीदारी के संबंध में प्रश्न हो या परमाणु आपूर्तिकर्ता जो एजेंसी है उसके में शामिल करने के लिए भारत का प्रश्न हो, सभी मामलों पर भारत का रुख साथ देता है। वो सुरक्षा हो, तकनीक हो, अंतरिक्ष हो या आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र, तो सभी में रूस हमारा सबसे प्रथम पंक्ति का सहयोगी राष्ट्र है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके GS पेपर 2 में नहीं हो सकता है, तो आप लोग इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। तो देखिए
हम लोग पूर्ववर्ती रिश्तों पर नहीं जाएंगे, पहले कितना क्या था, बस एक की नोट्स आपको बता दूंगा। उसके आधार पर देखिए 2000 के बाद स्थितियां बहुत बेहतर हुई हैं और भी बेहतर हुई। उसके भी भारत रूस सामरिक साझेदारी घोषणा की गई थी वो अक्टूबर 2000 में। तो इससे आपके रिश्ते और भी, जो दोनों देशों के बीच के रिश्ते हैं, और भी उभर कर बेहतर हुए हैं। तो हम लोग वहाँ से चर्चा करेंगे। और यूपीएससी हमेशा करंट की चर्चा करता है, न कि पास्ट की। पास्ट में क्या हुआ आप केवल 2 से 3 लाइन में उसके चीज़ों को स्पष्ट कर सकते हैं। बाकी करंट में जो अपडेट है उस पर आपको सारे न्यूज़ कवर कर लेना है, टॉपिक को कवर कर लेना है। तो देखिए वर्ष 2000 में भारत रूस सामरिक साझेदारी घोषणा की हस्ताक्षर करने के पश्चात भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंध में लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के बढ़े हुए स्तरों के साथ गुणात्मक रूप से नया स्वरूप देखा गया है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है दोनों देश के बीच यह समझौता, भारत रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिक्लेरेशन जो किया गया था, आप उसके लिए नोट आप लोग याद रखिएगा। इस समझौते के बाद, घोषणा के बाद कोई भी पक्ष ऐसा नहीं था जिसे छुआ नहीं होगा। सभी पक्षों, दो राष्ट्रों के बीच जो संबंध होते हैं, जो सभी पक्ष, उसको इसने इस समझौते घोषणा में टच किया गया, उस पर कार्य और गुणात्मक रूप से इसमें वृद्धि भी देखने को मिली। ऐसा नहीं कि केवल टेबल पर आके घोषणा कर दी गई, एक साथ मंच पर आके घोषणा कर दी गई और उसे यथास्थिति रहने दिया। इस पर गुणोत्तर रूप से मान लीजिए 2 आज है तो इस पर 4, 8 इस तरह का गुणोत्तर रूप से वृद्धि देखने को मिल रहा है। तो देखिए इससे रिलेटेड नोट याद रखिएगा। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच एक मजबूत रणनीतिक, सैन्य, आर्थिक और राजनयिक संबंध था। केवल रणनीतिक था, स्ट्रेटजी था, मिलिट्री था, आर्थिक इकोनॉमी था, राजनीति। उसके बाद हम लोग और भी बेहतर रूप से उभर कर सामने आए हैं, जो ऊपर वर्णित है। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और रूस के साथ अपने घनिष्ठ संबंध विरासत में मिले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों ने एक विशेष सामरिक संबंध साझा किया है, जो 2000 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है भारत रूस वार्षिक बैठक होती है। जब भी बात होगी तो आपको रूस और भारत के बीच वार्षिक बैठक की चर्चा होगी। इसमें 2 स्तरीय आपको सरकारी, 2 अंतर सरकारी आयोग वार्षिक बैठक होती है, जिसमें प्रथम बैठक का नाम बोला जाता है व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक सहयोग अर्थात IRIGC। याद रखिएगा, इंटेक, TEC, द इंडियन रसिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमी, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल कोऑपरेशन। तो आपको यह एक वार्षिक बैठक इस संदर्भ में होती है। दूसरा बैठक सैन्य और तकनीक के संदर्भ में होती है, जिसमें IRGCMT कहा जाता है, जिसे इंडिया रसिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन। अर्थात देखिए एक होता समान रूप से सभी बातों पर बात करने के लिए बैठक की जाती है, जिसमें हम सामरिक रूप से सभी बातों की बात करें, जिसमें व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक सहयोग के संदर्भ में एक समान कॉजेज जो होता है उस पर हम लोग बात करने के लिए बैठते हैं। दूसरा केवल सैन्य तकनीक से, स्पेशली एक सैन्य तकनीकी सहयोग के लिए बैठक होती है। और लगातार आप देखते होंगे रूस और भारत के बीच सैन्य समझौते और सैन्य डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाता है विश्व में अलग महत्ता रखता है। अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद भी भारत रूस से अपने हथियार खरीदता है, जिसे S-400 के संदर्भ में समझा जाता था। अमेरिका बार बार कहता रह गया कि S-400 आपको नहीं खरीदना है, ताकि हमारे जो रिश्ते हैं वो किसी रूप से उसमें कोई त्रुटि ना आए, उस पर कोई उभार उत्पन्न ना हो सके, कोई दरार उत्पन्न ना हो सके। फिर भी भारत ने इन सभी तुच्छी धमकियों को दरकिनार करते हुए इस एग्रीमेंट को करता है और रूस के साथ सैन्य समझौते। कारण उसके पीछे है, भारत को भी ये पता है कि जब भी विपरीत परिस्थिति आएगा रूस मेरा साथ देगा, न कि अमेरिका। अमेरिका वो देश है जिसने विश्व के किसी देश को ठगा नहीं है।
या मैं इस संदर्भ में बोल रहा, ये हालांकि आपको आंसर राइटिंग नहीं लिखना है, पर मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहां अमेरिका ने उस देश को ठगा नहीं है। वो अपनी आर्थिक पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता, वो अरब कंट्री में हो वैसी व्यवस्था, या अफ़गानिस्तान के मामले में हो, पाकिस्तान के मामले में हो, वियतनाम के मामले में हो, या जापान के भी मामले में हो। समझिएगा ये चीज़ आपको सभी मामलों में देखने को मिल जाएगा कि अमेरिकी प्रताड़ना किस रूप से, और जितने भी विश्व के लगभग विवाद क्षेत्र ऐसे हैं जिसका जन्मदाता अमेरिका रहा है। तो समझिएगा इस चीज़ के लिए, इसलिए भारत रूस के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल महत्ता देता है। परंतु हालिया कुछ वर्षों में भारत ने भी इस टेक्निक को अमेरिका पर लागू किया है कि हम अवसरवादी स्वरूप के रूप में आपका उपयोग करेंगे, ताकि हमें जो बेस्ट मिलेगा आपसे हम उसका अधिग्रहण करेंगे। और बार बार देखिए, सबसे बड़ी समझने की बात है, विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत बन रहा है। कुछ ही वर्षों में, 1 से 2 वर्ष में चीन की आबादी को हम पीछे छोड़ेंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है। विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार जब हम बनेंगे तो हमारी मांग, हमारी जो डिमांड होगी उसके अनुरूप सभी देशों को अपनी नीतियों को परिवर्तन करना होगा। इसके लिए नेतृत्व की भूमिका सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगी कि नेतृत्व किस दिशा और दशा के साथ कार्य कर रही है, वो किस बिहाफ में सभी पहलुओं को रखती है। तो यही मेन रूस के साथ संबंध को स्पष्ट करता है। भारत वैसी स्थिति में है कि रूस के साथ संबंध स्थापित करने के लिए किसी प्रकार का बट वाला सिस्टम नहीं लाता, लेकिन परंतु वाला, यह स्पष्ट रूप से इसके साथ संबंध स्थापित करता है। अब देखिएगा, भारत रूस व्यापारिक संबंध, कुछ हालिया व्यापारिक संबंध जिसमें रोड मैप रखा गया था, जिसमें वर्ष 2025 तक द्विपक्षीय निवेश लगभग 50 अरब अमेरिकी डॉलर और द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। और देखिए, हाल में एक और कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कि रूस और चीन अपने मुद्रा के आधार पर अपने मुद्राओं के रूप में व्यापार करेंगे, तो डॉलर की प्रासंगिकता भी धीरे धीरे यहाँ कम होगी। तो एक और भी बेहतर हम लोग स्थिति में उभर कर सामने आएंगे। तो यह भी आप लोग को कॉन्सेप्ट याद रखना है। वित्त वर्ष 2020 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार लगभग 8.1 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर था। 2021 की यहाँ बात हो रही है। वित्तीय वर्ष जो था 2021, उसमें द्विपक्षीय व्यापार जो हुआ था 8.1 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ था। वहीं 2013 से लेकर 2016 तक दोनों देशों के बीच जो व्यापार प्रतिशत में बड़ी गिरावट आई थी, 13 से 16, क्योंकि स्थितियां कुछ ऐसी बनी थी जहां रूस ने चीन की तरफ अपना रुख कुछ बदला था। जब मैं S4 की बात कर रहा था उस समय का यह स्थिति है। अमेरिका के साथ कुछ संबंध हमारे प्रगाढ़ हो रहे थे, उसमें ही यह उतार चढ़ाव देखने को मिला था, पर यह कुछ गिरावट था, नाम मात्र का गिरावट था। हालांकि 17 के बाद यह स्थितियां, 17, 18, 19 में यह स्थितियां और भी लगातार वृद्धि को देखने को मिल रही है। और अभी वर्तमान 2022 की बात की जाए तो अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद भी हम ऊर्जा सहयोग में, ऊर्जा ज़रूरतों के सहयोग के लिए रूस का हम तेल आपूर्ति जो कर रहे हैं, सस्ते तेल आपूर्ति भारत में हो रही है। यह कहीं न कहीं व्यापारिक समझौते का ही परिणाम है। नेक्स्ट है भारत रूस अंतरिक्ष अन्वेषण संबंध भी महत्वपूर्ण है, जिसमें दोनों पक्ष बाहरी अंतरिक्ष जो आउटर स्पेस है उसके लिए शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग करते हैं, जिसमें उपग्रह प्रक्षेपण, ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली, रिमोट सेंसिंग और बाह्य अंतरिक्ष अन्य सामाजिक अनुप्रयोग शामिल है। इसमें सभी पक्षों को जो सामाजिक अनुप्रयोग, सोशल एक्सपेरिमेंट जो किए जाते हैं उसके लिए अंतरिक्ष में सहयोग भारत के साथ करता है। और 19वें द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन जो हुआ था के दौरान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों का एक समझौता ज्ञापन इसरो और रास्कोसमोस द्वारा किया जाए, जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी उसके द्वारा की जाती है। यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। जब भी भारत अपने विकास के दरमियान था, अंतरिक्ष क्षेत्र में जब विकास कर रहा था, रूस ने बहुत बेहतर सहयोग किया था, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंध बार बार लग रहे थे। वो 3 जेनिक इंजन की बात हो या आपको जो
हायर आउटर स्पेस में हमारे अंतरिक्ष भेजने के लिए प्रौद्योगिकी की ज़रूरत हो, या परमाणु क्षेत्र में तकनीक डेवलप करने का से संबंधित मुद्दा हो, उसमें रूस ने बढ़ चढ़कर भारत का समर्थन किया था। हालांकि कुछ प्रतिबंध के साथ रूस ने भी हमें सहयोग किया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, पर इसने कभी भी भारत का साथ देने से मना नहीं किया था। वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, हमारा सहयोग किया था। तो ये भी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना है। और साथ में देखिए, भारत और रूस रक्षा और सुरक्षा संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही आपको है, एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो भारत रूस सैन्य तकनीक सहयोग एक क्रेता विक्रेता ढांचे से विकसित हुआ है, जिसमें उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के संयुक्त अनुसंधान, विकास और उत्पादन तक शामिल हो गया है। केवल पहले हम लोग क्रेता विक्रेता था, खरीद और बिक्री जैसे ढांचे पर थे कि हम आपसे खरीदेंगे और आप हमें बेचेंगे, पर समय के साथ उसने रक्षा प्रौद्योगिकी प्रणालियों में संयुक्त अनुसंधान, अब R&D करने लगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने लगा, विकास और उत्पादन किस रूप से बढ़ा, इसके संबंध में एक दूसरे देश ने सहयोग किया है। दोनों देश नियमित रूप से त्रिसेवा अभ्यास अर्थात तीनों इंद्र का आयोजन करता है। थल, नभ और जल तीनों के साथ सैन्य अभ्यास करता है रूस और भारत। साथ ही साथ भारत रूस के बीच संयुक्त सैन्य कार्यक्रमों में शामिल है, जैसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। इसके बारे में क्या आप लोगों को बताना, सभी लोग इस संदर्भ में होंगे, जानते होंगे। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल विश्व में इकलौता ऐसा मिसाइल है जो सॉफ्ट टारगेट को टारगेट कर सकता है, जिसमें इसकी प्रासंगिकता बढ़ा देती है। और विश्व के लगभग बहुत से देश, लगभग 15 से 17 देश ऐसे हैं जिसने इसका डिमांड किया है इसे खरीदने के लिए, और यह लगातार इसके खरीद के लिए डिमांड बढ़ रहा है। तो इससे भारत निर्यात नीति भी बढ़ा है। तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट कार्यक्रम, जो हाल ही में लड़ाकू विमान के बारे में कुछ बातें की गई थी, उसमें 5वीं पीढ़ी का जो लड़ाकू जेट कार्यक्रम वह भी रूस के साथ कार्य करता है। सुखोई SU जो 30 MKI कार्यक्रम है, उसमें भी भारत और रूस एक दूसरे के साथ साझा करता है मंच। और एल्यूशन HL सामरिक परिवहन विमान है, वो भी इसके संदर्भ में भारत और रूस के संदर्भ में कार्यक्रम को साझा करता है। KA-22-6T ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, जो मैंने लास्ट वीडियो आपको जब आ रहा था, विक्रांत का देश को समर्पित जब किया जा रहा था युद्धपोत को, तो उसमें इस हेलीकॉप्टर की चर्चा की गई थी। ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की क्या उपयोगिता उसकी होती है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। इसमें भी रूस का सहयोग है, तो आप समझ सकते हैं कि युद्धपोत निर्माण में भी, तकनीक डेवलपमेंट में भी आपको रूस भारत का सहयोग करता है, उसे साझा करता है, और ये चीज़ें अपडेट होता रहेगा। और भी आप लोग को इससे रक्षा सहयोग देखने को कुछ वर्षों के बाद मिलेगा, लगातार मिलेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और भारत द्वारा रूस से खरीदे गए पट्टे पर लीज पर लिए गए सैन्य हार्डवेयर अर्थात सैन्य उपकरण शामिल किए गए, जैसे M400 टाइप जो कॉन्सेप्ट पायलट है, वो आप लोगों को इससे S400, इसे मेक इन इंडिया के पहल के तहत भारत में बनेगी 200 कमोसो KA-26, आपको T-19 भीष्म टैंक बनेगा। INS विक्रमादित्य विमान जो वाहन कार्यक्रम भी इसमें शामिल है। तो ये सब कार्यक्रम जो किए जा रहे हैं रूस के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए, इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, भारत रूस के साथ क्यों इम्पोर्टेंट संबंध रखता है। साथ ही रूस अपने पनडुब्बी कार्यक्रमों के लिए भारतीय नौसेना की सहायता करने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो नौसेना क्षेत्र में भी आपको यह देखने को मिलता है। जैसे भारत नौसेना पहली पनडुब्बी जो फॉक्सट्रॉट क्लास रूप में ली गई थी, रूस से ही ली गई थी। दूसरा, अपने परमाणु जो कार्यक्रम है, पनडुब्बी कार्यक्रम, उसमें भी रूस पर निर्भरता है और उस पर हम लोग कार्य करते हुए, हालांकि हम भी इस पर डेवलप हो रहे हैं, R&D कर रहे हैं। और भारत द्वारा संचालित एकमात्र विमान वाहक पोत जो INS विक्रमादित्य का भी मूल रूप रूस से ही लिया गया था, जिसे हम लोग न्यू वर्जन में अपडेट किए थे। और भारत संचालित 14 पारंपरिक पनडुब्बी जो थे 9 रूस की ही थे। ध्यान रखिए, जो संचालित 14 जो पारंपरिक पनडुब्बी जो है वो रूस से ही लिया, एक थोड़ा एरर हो गया, रूस से ही लिया गया है।
अब इन सबों चीज़ों को लेकर जितना चर्चा किया गया, तो आप यहाँ से चीज़ें सोचिए, भारत के लिए रूस इतना महत्व क्यों रखता है। तो महत्व रखने का बहुत सा कारण है, जैसे आर्थिक जुड़ाव के लिए नए क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। सॉरी, थोड़ा सा कुछ हो जाता है इससे। आप लोग चीज़ों को समझिएगा, इन सब चीज़ जो की नोट्स आप लोग को दिया जा रहा है, बस इतना ही एग्जाम हॉल में लिख दीजिएगा, आपका आंसर राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगा, वो यूपीएससी हो या पीसीएस हो। इसी सभी डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो आर्थिक जुड़ाव कारण उभरते हुए क्षेत्र है, जैसे जो पहले चर्चा हो उसके अतिरिक्त तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे हथियार है, हाइड्रोकार्बन है, परमाणु ऊर्जा है, हीरे जैसे सहयोग के पारंपरिक क्षेत्र के अलावा आर्थिक जुड़ाव पर नए क्षेत्रों को उभरने की संभावना, जैसे खनन, कृषि प्रौद्योगिकी या आधोगिकी जिसे भी कहा जाता है, उच्च प्रौद्योगिकी, जिसमें रोबोटिक्स, नैनोटेक और बायोटेक शामिल है। तो यह नए क्षेत्र उभर रहे हैं, इसलिए रूस का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। चीन को संतुलित करने के लिए भी रूस की ज़रूरत है भारत को, क्योंकि चीन और रूस संबंध हालिया दिनों में व्यापक हुआ है। तो दोनों देश कहीं ना कहीं पूर्व के मार्क्सवादी विचारधाराओं पर चलने वाले देश हैं। हालांकि चीन भी अभी चलता है, पर वो औद्योगिक नीति के बाद कुछ उसके परिवर्तन हुए। तो चीन को मॉडरेट करने के, चीन की नीति को प्रतिस्थापित करने के लिए रूस का हमारा समर्थन होना बहुत ज़रूरी है। और बहुपक्षीय मंचों पर समर्थन, जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रूस हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कितनी बार ही वीटो किया है रूस ने। वीटो वो शक्ति होती है जहाँ पर किसी मुद्दे पर किसी एक अस्थायी देश का जो अस्थायी सुरक्षा परिषद के सदस्य है, उसका अगर वोट नहीं मिलता तो वो मुद्दा खारिज हो जाता है, वीटो। इसलिए भारत के मुद्दे पर बहुत बार रूस ने वीटो किया है। और परमाणु आपूर्ति समूह एनएसजी की अस्थायी सदस्यता के लिए भी भारत रूस का समर्थन चाहता है, तो इसलिए रूस का इम्पोर्टेंट बन जाता है। रूस सैन्य निर्यात भी सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी रूस की ज़रूरत है, हमें रूस की आवश्यकता है। तो आप इन सब चीज़ों पर समझ सकते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर सहयोग स्थिति कायम करने के लिए भी आप भारत को रूस की आवश्यकता है, और रूस इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेता है, सहयोग भी करता है। तो इसलिए रूस इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत के लिए। तो इसलिए भारत की वर्तमान सरकार हो या पूर्व की सरकार हो या अभी आने वाली जो भी सरकारें हों, उस सभी रूस के साथ इसी प्रकार के संबंध को प्रगाढ़ करेगी, इसी प्रकार के संबंध को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करेगी, ताकि रूस जो हमारा सहयोगी बना हुआ है उसी रूप में बना रहे। हालांकि हमारे परिवर्तन के क्षेत्र दिखे जा रहे हैं, जिसमें हम वैश्विक नेता के रूप में उभरे, जहां पर रूस भी हमारा समर्थन कर रहा है। वो आतंकवाद के मुद्दे पर स्पष्ट राय रखने में हो, या सुरक्षा काउंसिल में जो सिक्योरिटी काउंसिल, वहां पर भारत की भूमिका में लोकतांत्रिक भूमिका बढ़ावा देने के लिए रूस का समर्थन हो, या समाज कल्याण में भारत की जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित करने में भारत का सहयोग हो। जैसे कोविड के दौरान भारत की भूमिका देखने को मिला था। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। अब मेंस का मॉडल प्रश्न आप लोग देखिएगा, इस पर आपको यूपीएससी ने कितनी दफ़ा प्रश्न किया है, तो उन सभी मॉडल प्रश्न को, मेंस के मॉडल प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, उसके साथ मॉडल प्रश्न को भी ऐड कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में इससे रिलेटेड प्रश्न आपको सॉल्व कर सके। देखिए, भारत और रूस संबंध दो देशों के बीच कूटनीतिक संबंध से कहीं अधिक स्पष्ट होता है। हमारे पास कूटनीति जो दो देशों के बीच संबंध होता है, कूटनीतिक और राजनीतिक, उससे कहीं अधिक स्पष्ट होता है दोनों देशों के बीच संबंध। क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं? तो इसके संबंध में अपनी बात को रखें। अगर आपको लगता है ऐसा है तो पॉजिटिव बात है, अगर नहीं लगता है तो नेगेटिव बात है। वैसे कुछ आधार बताने होंगे जिसके इस सेंटेंस को आप उसको ड्रॉबैक कर सकें। तो क्या हम कूटनीतिक संबंध से कहीं अधिक संबंध रखते हैं रूस के साथ? तो आपको इस पर चर्चा करना है। आंसर राइटिंग आप लोग टेलीग्राम चैनल पर, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ पर आप लोग ऐड हो सकते हैं। जिन्होंने अभी तक ऐड नहीं हुआ है, और जो ऐड है वो आंसर सेंड कर सकते हैं, मॉडल आंसर को आप लोग भेज सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करता है ये टॉपिक आप लोगों का लगभग कवर हो गया होगा, और कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो हम लोग कभी फिर चर्चा होगा तो उस पर हम लोग बात कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
देखिए एक और भी योजना बहुत बेहतर योजना है, हालांकि इसका और भी व्यापक तरीके से आपको भारत सरकार को इस पर काम करना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, पर अभी जितना जितना मिला है उससे संतुष्टि रखते हैं और आगे देखते हैं क्या है। पीएम श्री स्कूल, यह प्रत्येक ब्लॉक में 2 विद्यालय बनाए जाएंगे जिसका नाम होगा पीएम श्री स्कूल, जो प्राइम मिनिस्टर स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया के नाम से जाना जाएगा, जिसमें बहुत सी सुविधाएं जिस पर 27,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा 27,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और 14,500 स्कूलों को यह इस पर काम करेगा। याद रखिएगा यह शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर जहाँ था उस दिन यह इसकी घोषणा की गई थी, हालांकि न्यूज़ में आज दिया गया इसलिए आज ही चर्चा किया गया। अगर मैं कहीं और टॉपिक कवर करता उसी दिन करता हूँ, पर न्यूज़ में जिस दिन न्यूज़पेपर में जब आएगा उसी दिन चर्चा किया जाएगा ना। देखिए यह स्कीम कब लागू होगा, 2022-23 में अमल किया जाएगा। 2026-27 तक सभी 14,500 स्कूल कवर कर लिए जाएंगे। देखिए एक चीज़ है, कुछ विपक्ष की भी बात सरकार को माननी चाहिए। कल अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा पीएम को एक लेटर लिखा गया जिसमें आंकड़े बताए गए हैं कि मिलकर काम किया जा सकता है, शिक्षा के संदर्भ में बेहतर काम करने की ज़रूरत है। केवल 14,500 जो स्कूल हैं उसको उन्नयन के संदर्भ में कहीं और भी अधिक आवश्यकता है, तो सरकार को और भी बेहतर रूप से काम करना, इसमें जो भी सहयोग होगा दिल्ली सरकार इसमें दे सकती है। तो देखिए सरकार को हमें उस कॉन्सेप्ट पर चलना है, विकसित राष्ट्र बनना है, तो पक्ष विपक्ष दोनों की बातों को मानना चाहिए। तो यह जो सुझाव दिए गए हैं सरकार उस पर जल्द अमल करे तो और भी बेहतर है। तो देखिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है और 60 मानकों का तैयार किया जाएगा यह पीएम श्री स्कूल जो होगा, जिसमें आपको डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लैब्स, 3D लैब्स, डिजिटल लर्निंग टूल्स, वोकेशनल एजुकेशन, उद्यमशीलता लैब्स। देखिए यहाँ चीज़ें मैं स्पष्ट आपको एक बात बोलता हूँ, सरकार की जो नीतियाँ होती हैं ना वो कहीं ना कहीं सर्वोत्तम होती है। सरकार कोई भी सरकार हो वो अपनी नीतियों को सर्वोत्तम स्थिति में ही लागू करना चाहती है, पर अवसंरचना जो निर्माण होता है, अवसंरचना निर्माण जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस व्यवस्था को लागू करने के लिए वो कहीं ना कहीं उसमें हम लोग कमी है, जिसके कारण कोई भी सरकार, अगर पूर्ववर्ती सरकार की बात की जाए या वर्तमान सरकार की बात की, योजनाओं की कमी नहीं है, योजनाओं के संदर्भ में जो धन आवंटन उसकी भी कमी नहीं है, पर ऐसी क्या कमी है जिसके कारण पर हम उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पर हमारा मानक शिक्षा होना चाहिए। अभी भी अगर रिपोर्ट देखा जाए, नीति आयोग का रिपोर्ट देखा जाए शिक्षा के संदर्भ में, या शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट, बहुत से रिपोर्ट है जहां पर देखा जाए, जहां पर आपको 6 कक्षा तक के छात्र को अच्छे से गणित के अंक को चिन्हने के लिए, उसके साथ सभी मैथमेटिकल गुणांक जो होता है वो करने के लिए, या जो स्टैंडर्ड जो मानक है उसको नहीं कर पाते हैं, तो यह एक कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। साथ ही साथ सरकारी स्कूल में जो स्थितियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है। शिक्षकों का नियोजन प्रक्रिया वो किस प्रकार हद तक गलत है यह भी किसी से छिपा नहीं है। तो सरकार जो स्कूलें ला रही है वो स्वागत योग्य है, इस पर मैं दो राय नहीं कर रहा हूँ, स्वागत योग्य है, पर पहले से पूर्ववर्ती जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। हम ये देखिए कॉन्सेप्ट लेकर आज भी जाते हैं तो क्या हमारे पास वैसे संसाधन है जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाए। ऐसे कितने सरकारी स्कूल हैं जहाँ पर इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है। तो केवल देखिए आंकड़ों को प्रस्तुत करके किसी मुद्दे को सागर्भित नहीं किया जा सकता, उस पर स्पष्ट हम लोग उसके साथ न्याय नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है सरकार को पहले जो पूर्ववर्ती इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेहतर करने के लिए। तो देखिए चीज़ें हैं धीरे धीरे होती है, मैं भी मानता हूँ, पर कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर सरकार को प्रथम दृष्टि पर रखकर कार्य करना चाहिए। पहला स्वास्थ्य होना चाहिए, दूसरा शिक्षा होना चाहिए, तीसरा महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु सरकार, किसी भी सरकार, राज्य सरकार हो या सेंट्रल की गवर्नमेंट है, इन सब मुद्दों पर कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ये ऐसा मामला है, ऐसे क्षेत्र है जिससे आप बहुत से डायग्राम को इन सुधारों के साथ कर सकते हैं। गरीबी को कर सकते हैं, उस पर टारगेट कर सकते हैं, बेरोजगारी पर कर सकते हैं, भूखमरी पर कर सकते हैं,
और जो अल्प विकसित विचार है, अर्थात जो हम लोग कहीं न कहीं विचारों से भी ग्रसित है, तो उस सब टॉपिकों को हम कवर कर सकते हैं जो सरकार किसी न किसी रूप से और अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रही है या इस रूप में भी कार्य करे। SDG गोल जो है सतत विकास लक्ष्य है, उसके संदर्भ में भी काम कर रही है। पेयजल आपूर्ति है, यह भी आपको इसके स्वास्थ्य के संदर्भ में ही शामिल हो जाता है। तो ये डायग्राम आप अगर सरकार इस ब्रॉड पर्सपेक्टिव से काम करे तो और भी बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को इस रूप से भी देखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए पीटी ओरिएंट है, आप लोग को यहाँ से प्रश्न किया जा सकता है। पीसीएस में, ये यूपीएससी में इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, पर पीसीएस में जरूर पूछे जाते हैं। दीपोत्सव के लिए 20 लाख दियों की रोशन होगी रामनगरी अयोध्या जो है। यहाँ पर पहले भी देखिए रिकॉर्ड्स बने हैं, गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना है। जो 5वां था यह 6ठा होगा जिसमें 20 लाख जलेगा। पहले 9 लाख तक का रिकॉर्ड है। तो पीटी में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, पीसीएस के या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है वहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, चलिए आप लोग तब तक चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए 50 मिनट हो जाता है एक टॉपिक को कवर करने के लिए, इसलिए मैं किसी चीज़ को बेहतर तरीके से करने का प्रयास करता हूं ताकि दोबारा उस पर कोई न्यूज़ कवर करना न पड़े। देखिए हाल ही में 95 शहरों के पहले साफ़ होने की हवा का संकेत मिला, जिसमें प्रमुख शहरों के साफ़ हुई हवा 2017 और 2022 का रिकॉर्ड दिया गया, जिसमें आपको वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, पटना भी शामिल है, दिल्ली, नोएडा, सभी जगहों का आपको दिया गया है। तो आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं, पर ये आंकड़े कब के हैं ध्यान देने योग्य। अभी जो वर्षा का मौसम है वैसे ही सभी डस्ट पार्टिकल नीचे होता है। यह आंकड़ा अगर गर्मी में आता तो हम लोग और भी बेहतर तरीके से समझ सकते कि क्या कार्य और दिशा हुआ है, पर उस समय भी कुछ आंकड़े जरूर आएंगे तो उससे हम लोग तुलना जरूर कर लेंगे। वर्तमान जो आंकड़े हैं उसके संदर्भ में हम समझते हैं। देखिए एक मिशन की बात होती है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसके तहत 131 शहरों पर उठाए गए थे ऐसे कदम जिसमें स्वच्छ वातावरण देना है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वच्छ वातावरण हमारा मौलिक अधिकार है इसके संदर्भ में इंगित किया है। तो हमारा मौलिक अधिकार भी है यह प्राप्त करने का, तो इसमें सरकार दिशा निर्देश कर रही है, कार्य कर रही है। तो 2019 में केंद्र के द्वारा शुरू किया गया था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत वायु प्रदूषण लिहाज से गंभीर देश में जो गंभीर करीब 131 बड़े और प्रमुख शहरों में हवा स्वच्छ करने के लिए एक योजना अभियान शुरू किया गया था, जो 2017 की स्थिति तक के परखने के लिए जो 17 में जो टारगेट था, 17 में जो स्तर था उसके स्तर पर लाने, उसके संदर्भ में तुलना करना था। तो उसके संदर्भ में क्या स्थितियां उत्पन्न हुई है, तो ये देखने वाली बात है। उसी से रिलेटेड आपको कुछ न्यूज़ आया तो इसका की नोट्स आप लोग जरूर कवर करें जो भी अंडरलाइन किया हुआ है। अब हम लोग इस पर बात करेंगे इसके ओरिजिनल मेन पॉइंट सब पॉइंट पर। तो देखिए स्वच्छ वायु कार्यक्रम क्या है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम क्या है। तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को संशोधित करने का निर्देश दिया है, जो 2024 तक वायु प्रदूषण में 2020-30 तक की कमी का प्रस्ताव करता है। तो ध्यान रखिएगा पहले भी योजनाएं चलती थी, उसके संशोधित करते हुए 2024 तक, ध्यान रखिएगा कब तक, 2024 तक जो स्तर है उसमें से 20 से 30% की कमी लाना। और स्तर कब का, 2017 के स्तर को ध्यान रखिएगा, 2017 के स्तर तक। इसमें जो मंत्रालय है पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय ने जनवरी 2019 में यह लॉन्च किया इस योजना को, राष्ट्रीय जो स्वच्छ वायु कार्यक्रम उसे, और समयबद्ध कमी लक्ष्य के साथ गुणवत्ता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने देश का यह पहला प्रयास था इस प्रकार के कॉन्सेप्ट के लिए, जो समयबद्ध तरीके से वर्ष 2024 तक के लक्ष्य को प्राप्त करना है वायु गुणवत्ता के संदर्भ में। अगले 5 वर्षों में जो 19 का बात हो रहा है यहाँ पर 19 की मोटे व्यास अर्थात जो 10 माइक्रोमीटर या उससे कम या PM10 पार्टिकल, जो PM पार्टिकल होता है उसके कण पदार्थ है, महीन कण जो 2.5 कण वाले होते हैं माइक्रोमीटर या उससे कम, या PM2 वाले कम पदार्थ की एकाग्रता में कम से कम 20% की कटौती लानी है। अर्थात जो PM पार्टिकल मीटर है 10 और PM जो पार्टिकल मीटर 2.5 के स्तर में कितना लाना है, 20% की कटौती करना है। ध्यान रखिएगा आपसे यहाँ प्रश्न किया जा सकता है।
और आधार वर्ष क्या रखा गया है, 2017 के स्तर से कम लाना है। इसको समझने की जरूरत है। इस योजना के तहत 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 102 गैर प्राप्ति शहरों को शामिल किया, जिनमें बाद में बढ़ाकर आपको 131 कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, पहले 102 शहरों को टारगेट किया गया था, फिर उसके बाद 119 को लाया गया, जो संशोधित हुआ उसमें, जिसकी पहचान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2011-15 के बीच अपने परिवेशीय वायु गुणवत्ता डेटा के आधार पर किया था। जो इन्वायरमेंटल जो थ्योरी, जो कॉन्सेप्ट है डेटा गुणवत्ता केंद्र, उसके द्वारा जो जारी किया गया था, उसके आधार पर गैर प्राप्ति वाले शहर कौन है, वे शहर है जो 5 वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता के मानकों में कम है। अर्थात जो डाटा रिलीज किया जाता है NNAAQS का, जो इसमें PM पार्टिकल PM मीटर्स का चर्चा होता है, उसके संदर्भ में जो कम है उसका चयन किया। जहाँ पर उच्च पार्टिकल पाए गए थे जिन शहरों में, उनको ही 131 शहरों का चयन किया गया था। पहले कितना था, 102 शहर। अब क्या होता है पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, PM मैटर क्या होता है, उससे आप लोग जानने की जरूरत है। एक तो चर्चा होता है PM 1.0, याद रखिएगा, विश्व में चर्चा होता है, भारत में भी इसकी चर्चा होता है। इसका आकार 1 माइक्रोमीटर से कम होता है और ये छोटे पार्टिकल बहुत खतरनाक होते हैं। बहुत खतरनाक इसलिए इसके कण जो है तो सांस द्वारा शरीर के अंदर पहुँच कर रक्त कणिकाओं में मिल जाते हैं। जो हमारा रक्त है ब्लड है, उसके अणुओं के साथ यह बॉन्ड बना लेता है और पार्टिकल मैटर सैंपलर से इसे मापा जाता है। और किस प्रकार से यह प्रभाव बहुत ही खतरनाक, सोच सकते हैं खून में जो जाके जो पार्टिकल मिल सकता है वो कितना खतरनाक होगा। अब एक PM मैटर 2.5 की चर्चा होती है। इसका आकार लगभग 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है, यानी आसानी से सांस के साथ शरीर के अंदर प्रवेश कर गले में खराश, फेफड़ों नुकसान और जकड़न पैदा करती। इससे एम्बिस्टिड 5 सैंपल PM से मापते हैं। तो किससे मापा जाता है यह भी याद रखिएगा, PT में आप लोगों को यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। UPSC के प्रारंभिक परीक्षा में या PCS के प्रारंभिक पूछा जा सकता है। PM 2.5 का मापन किससे मापा जाता है, तो एम्बिएंट फाइन डस्ट सैंपल PM 2.5 से यह मापा जाता है। और 1.0 किससे पार्टिकुलर सैंपलर के द्वारा मापा जाता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और PM10 है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसे रिस्पाइलेबल पार्टिकल मैटर भी कहा जाता है कि आकार 10 माइक्रोमीटर से कम होता है। यह शरीर के अंदर पहुंच कर बहुत सारी बीमारियों को फैलाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, यह भी खतरनाक स्थिति है। अब देखिए वायु प्रदूषण का स्रोत क्या है, क्या क्या स्रोत है। तो सबसे पहले वायु प्रदूषण होता क्या है यह आप लोग जानिए। जैसे मुख्यतः जो नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन और 0.93% आर्गन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और शेष में नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन के स्तर में हुए परिवर्तन को ही वायु प्रदूषण समझा जाता है। जो मानक हमारा जो वर्गीकरण है वायु का, जो भी गैस से मिलकर बनी है, उस गैस के मिश्रण में हुए परिवर्तन को ही वायु प्रदूषण के संदर्भ में समझा जाता है। तो आप समान भाषा में समझिए, उसके वास्तविक स्वरूप में परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। तो यहाँ जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस विमुक्त होती है, रिलीज होती है, उससे प्रदूषण फैलता है। इसलिए जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के लिए लगातार विश्व की संस्थाएं चर्चा कर रही है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये कितनी बार PCS के एग्जाम में आप लोग से पूछा है, इसका कोई राय दो राय नहीं, बहुत बार ये पूछा गया है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र जिसमें हम लोग गाड़ी चलाते हैं, या थर्मल प्लांट से नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल विमुक्त होती है या रिलीज होती है। तो आपको प्रश्न यहाँ से PT प्रारंभिक में यह भी पूछा जा सकता है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र से कौन सा प्रदूषक, वायु प्रदूषक गैस निकलता है। तो आपसे इसी तरह जीवाश्म ईंधन से पूछ सकता है। नेक्स्ट है उद्योग, ऑटोमोबाइल के से धातु, जैसे धातु निकल, आर्सेनिक और शीशा और प्रकाश रासायनिक धुंध या फोटोकेमिकल स्मोक जिसको कहते हैं, आदि भी रिलीज होती, मुक्त होती है। तो आपको यहाँ से प्रश्न किया जाता है।
तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा। सीमेंट उद्योग, वाहन, घरेलू ईंधन, अन्य उद्योगों से कणिकीय पदार्थ आता है, जो पीएम मैटर्स होता है वो निकलता है, तो ये भी आपको डस्ट पार्टिकल निकलता है। आप लोग अगर कोई स्टूडेंट किसी औद्योगिक क्षेत्र में रहते होंगे, जैसे औद्योगिक क्षेत्र आपके आसपास का जो कल कारखाना का है, तो आपके आसपास जितने भी पेड़ होंगे आप लोग वहाँ पर देखते होंगे पेड़ के पत्तियों पर पार्टिकल डस्ट है, धूल कण जमा होता है, उसके वास्तविक रंग है उसको कहीं वो छुपा देता है। वो डस्ट इतना महीन बारीक होता है कि वो आपके शरीर में भी जाता है, जिससे आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ देखने को मिलती है। वैसे ही सीमेंट उद्योग है, अगर उसके आसपास कोई व्यक्ति विशेष रह रहा है तो उसके लिए भी यह डस्ट पार्टिकल काफ़ी हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है, तो यह ध्यान रखने वाली बात है। देखिए, राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक क्या है, NAAQS क्या है, नेशनल एरिया क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होता है, ये बार बार आपको यहाँ से प्रश्न किए जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, पीटी में, PCS में तो बहुत बार यह प्रश्न किया गया, यूपीएससी में 2 से 3 बार इससे प्रश्न किया गया है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा कि राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक क्या है, वर्ष 1982 में अधिसूचित की गई थी। कब से की गई? वर्ष 1982 में। इसे 12 प्रदूषकों के आधार पर तैयार किया गया। कितने प्रदूषक? 12 प्रदूषक। ध्यान रखिएगा, 12 प्रदूषक जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उसके संदर्भ में बात की जा रही है। तो यह सल्फर डाइऑक्साइड इसमें शामिल होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शामिल होता है, पार्टिकुल मैटर 10 शामिल होता है, पार्टिकुलेट मैटर जो है 2.5 शामिल किया जाता है, ओजोन, लेड अर्थात सीसा, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, निकेल, बेंजीन, अमोनिया और बेंजोपायरिन शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 12 प्रदूषक को आप लोग नाम याद रखिएगा इस स्टैंडर्ड क्वालिटी में। और यह PCS हाल ही में बीपीएससी में 2 बार इसे प्रश्न किया गया है। 56वीं से 59वीं के बाद वर्तमान 67वीं जो कैंसिल एग्जाम हुआ उसके बीच में इससे 2 से 3 बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप समझ सकते हैं। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक भी आप लोग याद रखिए, जब भी इसकी चर्चा होगी तो यह सूचकांक आपको याद रहना चाहिए। यह देश में बड़े शहरों में प्रदूषण रियल टाइम मापन, याद रखिएगा, रियल टाइम मापन, रियल टाइम के आधार पर उद्देश्य से वर्ष 2015 से स्टार्ट किया गया। नवीनतम इनोवेशन है वायु सूचकांक के संदर्भ में, और बहुत से सूचकांक अब जारी होते हैं। तो यह 8 प्रदूषक कार्य, देखिए यहाँ पर 8 प्रदूषणकारी तत्व, यह भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? देखिए यहाँ 2 चीज़ें याद रखिएगा, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक और एक राष्ट्रीय आपको समावेशी जो सूचकांक है उसमें आपको दोनों में अंतर। समावेशी सूचकांक, एक सेकंड कहाँ चला गया जी, यार छोटा छोटा लिखा रहता, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं भी। जो नेशनल अर्बिट एयर क्वालिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड है उसमें केवल 12 सूचकांक याद रखिएगा, और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है उसमें 8 प्रदूषक को शामिल किया। यह भी बीपीएससी में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। बीपीएससी में, यूपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न किए गए हैं। तो PM10 इसमें शामिल होता है, PM 2.5 शामिल होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड अर्थात सीसा पर आधारित वायु गुणवत्ता की 6 श्रेणियाँ में बांटा जाता है। वो कौन सी 6 श्रेणियाँ हैं? तो अच्छी, सबसे अच्छी जो रहेगी 0 से 50 जिसका एयर इंडेक्स होगा वो अच्छा कहला जाएगा वातावरण। संतोषजनक 51 से 100 जिसका होगा। समान प्रदूषण 100 से लगभग 200 के आसपास। खराब प्रदूषण 200 से 300, और बहुत ख़राब 301 से 400 के आसपास, और गंभीर 401 से 5। तो दिल्ली, मुंबई जैसे शहर, कोलकाता जैसे शहर, कभी कभी जो गर्मी का सीज़न होता है, गर्मी के दौरान 400 से भी अधिक स्थिति में एयर क्वालिटी इंडेक्स में पहुंच जाता है, जो यहाँ पर बहुत ही गंभीर समस्या और सांसों की समस्या, लोग दिन में रात में कभी भी सांस लेने से परेशानी होती है। तो समझिए ये सब चीज़ें आपको प्रश्न के तौर पर पूछा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस टॉपिक का ट्रिपल स्टार रखिएगा, आपको प्रश्न यहाँ से क्रिएट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, अब लगभग ख़त्म ही हो गया, एक आर्टिकल है उस पर लोग चर्चा करेंगे और वीडियो समाप्त होगा आज का। देखिए, जलवायु परिवर्तन में आत्मघाती अनदेखी की जा रही है। यह लेख तो लिखा गया श्रीकांत शर्मा जी के द्वारा, पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो गुटेरेस हैं, एंटोनियो गुतेरेस, उनके द्वारा यह कहा गया है कि आधी मानवता बाढ़, सूखे, दनावल अर्थात आग और प्रचंड तूफान के गिरफ्त में, फिर भी हम जैव ईंधन फूकने की अपनी लत को पाले हुए हैं।
और हमारे पास विकल्प है सामूहिक प्रयास या सामूहिक आत्महत्या का, चुनना हमारे हाथों में है। यह स्टेटमेंट कितना रिज्ड होकर कोई व्यक्ति बोल सकता है, कितने कटु रूप से बोल सकता है, आप इसका स्तर समझ सकते हैं। विश्व के लगभग सभी देश की ऐसी रवैया है, लगभग सभी देश, जो विकसित देश है, जो विकासशील देश है, अपने संसाधनों, अपने राष्ट्रीय हित के संदर्भ में सभी की चर्चा की जाती है। सामूहिक पृथ्वी की सुरक्षा, साझा सुरक्षा के दायित्व से कहीं न कहीं ये लोग पीछे हटते हैं। स्थिति ऐसी है कि एक ही समय में किसी देश विदेश, किसी देश क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है, तो किसी देश क्षेत्र में सूखा है, तो किसी देश क्षेत्र में आपको आग लगी हुई है, जंगलों में आग लगी हुई है। तो यह केवल एकमात्र कारक है जलवायु परिवर्तन, जिसमें जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, ऋतु के आचरण में परिवर्तन हो रहा है, उसका सबसे प्रमुख कारण है। और इस पर सरकार, जो अंतर्राष्ट्रीय सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वो कार्य कर रही है। तो इसमें बार बार लोगों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है, डाटा एनालिसिस किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। पर सभी लोग अपना केवल जवाबदेता यहाँ तक सीमित कर रहे हैं, आंकड़ों को प्रस्तुत करने में, आंकड़ों को प्रस्तुत कर देते हैं कि हम इतना वर्ष तक टारगेट रखे हुए हैं, और उसका जब धरातल पर निरीक्षण किया जाता है तो वस्तु स्थिति न के बराबर होती है कि 1.5 से स्तर से भी अधिक पृथ्वी का जो हीट वेव है बढ़ रहा है। तो यह महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, इस कोटेशन को आपको यूपीएससी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, इस कोटेशन को ही डायरेक्ट पूछ सकता है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ जो टॉपिक है वो उस टॉपिक में आपको कवर करेगा। यह एसे में भी आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, एसे बनाकर इसे पूछा जा सकता है कि हमारा सामूहिक प्रयास और सामूहिक हत्या किस संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के समस्याओं को इंगित करता है, हम किस दिशा में और दशा में कार्य करने के लिए अभी प्रेरित हैं। तो इससे रिलेटेड आपको प्रश्न किए जा सकते हैं, तो आप इस टॉपिक को कवर कीजिएगा। और इस पर मैं एक वीडियो पहले भी बनाया हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मैं सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर फर्स्ट वीक में जलवायु परिवर्तन के सभी टॉपिक को मैं कवर करूँगा। वो वीडियो 1 घंटे का वीडियो हो सकता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन क्या है, जलवायु परिवर्तन की दशा दिशा किस रूप में है, जलवायु परिवर्तन की सरकारी एजेंसियां किस रूप से कार्य करती है, गैर सरकारी एजेंसियां किस रूप से कार्य करती है, संयुक्त राष्ट्र दायित्व क्या है, देशों के बीच दायित्व क्या है, देशों के दायित्व क्या है, समझौते कौन कौन से हुए हैं वर्तमान जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, और लोगों का दिशा क्या है, उसका दशा क्या है, दोनों पर हम लोग बात करेंगे उस समझौते के संदर्भ में। और सभी महत्वपूर्ण पक्षों की बात करते हुए, हम लोग वैज्ञानिक शोधों के आधार पर बात करते हुए, सभी डायग्राम डायस्पोरा के इसके कॉन्सेप्ट को लेकर आगे हम लोग बात करेंगे। और ये वीडियो आपको हो सकता है अक्टूबर फर्स्ट वीक में आप लोगों को मैं अवेलेबल कराऊंगा, क्योंकि इस पर रिसर्च बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे ही किसी रूप से आप लोगों को ये नोट्स नहीं देना चाहता हूँ। इस पर जब भी प्रश्न आपसे किया जाएगा, उसके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप तैयार हों। तो इसके लिए मुझे समय दीजिए, R&D करने दीजिए। इस पर बहुत से ऐसे पक्ष होंगे जो अभी तक आप लोगों को नहीं पढ़े होंगे या कहीं नहीं देखे होंगे, बस रिसर्च और डेवलपमेंट तक ही रह जाता है। तो उस पर हम लोग विस्तृत कभी चर्चा करेंगे आप लोग अक्टूबर फर्स्ट वीक में। तो मैं उस समय आप लोग को ये वीडियो इससे रिलेटेड कवर करूँगा टॉपिक को, तब हम लोग तब देखेंगे। देखिए, इससे आप आर्टिकल को पढ़ सकते, इतिहास ही राष्ट्र का निर्माण का आधार है, और ये बहुत हद तक सही भी है। जो भी राष्ट्र अपने इतिहास के साथ चलता है, उसकी प्रासंगिकता वर्तमान में बहुत बेहतर है। और हम जितने मॉडरेट होते हैं प्राचीन अपने ऐतिहासिक साक्ष्यों से इतर होकर, तो हमारे पास बहुत से वर्तमान समस्या देखने को मिलता है। हम सांस्कृतिक जुड़ाव से कहीं दूर जाते हैं, और आधुनिकतावाद में अपने जो ऐतिहासिक महत्व है उसको कहीं ना कहीं खोते हैं। लोगों के बीच वाद प्रतिवाद बहुत उभरता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो ऐतिहासिक विरासत है उसके साथ हम लोग जुड़े रहें, और आने वाली पीढ़ी को यह बताएं कि हमारा स्वर्णिम इतिहास किस रूप से है और रहेगा। तो यह आर्टिकल आपको उसमें इंगित, इससे संबंधित तथ्यों को उजागर करता है। तो इस आर्टिकल को आप लोग समझिएगा, और आपको यूपीएससी यह एस्से में यहाँ से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है। एस्से के जो प्रश्न आते हैं एस्से में, वहाँ से रिलेटेड टॉपिक आपको कवर कर सकता है। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है जो चीज़ें हैं, सभी को सस्ता ईंधन मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य है। तो ये सरकार ने लक्ष्य
निर्धारित किया। और हालिया कुछ वर्षों में अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद भी हम सस्ता तेल रूस से खरीद रहे हैं, तो इसका प्रमुख उदाहरण भी है। तो इसके संदर्भ में कुछ न्यूज़ अपडेट हुआ, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। और जो भी विस्तृत न्यूज़ होता है मैं उसे कवर करता हूँ, तो आप लोग उसे ज़रूर देखते चलिएगा। और शायद अब न्यूज़ समाप्त हो गया, जो भी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं पेपर में, आपको पेपर मिलता है। अतिरिक्त भी कुछ पीटी ओरिएंटेड न्यूज़ आप लोगों को नज़र आता है तो उसे ज़रूर कवर कीजिएगा। चलिए, आज का वीडियो था, आज इतना ही। तब तक आप लोग सपोर्ट ज़रूर हमारा बनाए रखिएगा। जो भी चीज़ें आप लोगों को लग रहा है आप लोगों को बेहतर मिल रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आप इंटरनल मोटिवेशन के लिए यह कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ लोगों के साथ शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि आपके लिए एक बेहतर एनालिसिस न्यूज़ चैनल अवेलेबल है। तो आप देखिए, बहुत सा होता है कि प्रचार का भी एक साधन होता है, तो हम लोग प्रचार नहीं करते क्योंकि उतने संसाधन हमारे पास नहीं है। वास्तविकता जो है सो है, आप लोग ही हमारा संसाधन है, आप लोग ही हमारा प्रचारक है। तो आप लोगों तक अगर प्रत्येक स्टूडेंट 10 अपने मित्रों को भी रेफ़र करता है तो हमारी संख्या बहुत बेहतर होगी। और जब संख्या आ जाती है तो हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल इम्प्रूव होंगे और जो भी चीज़ें करना चाहते हैं वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। किसी भी तथ्य को या विचार को या तो योजना को धरातल पर लाने के लिए इकोनॉमी का होना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इकोनॉमिकल मजबूत होंगे। तो देखिए, मैं जो चीज़ें हैं मैं बेबाक तरीके से रखता हूँ। आप लोग अभी तक जान गए होंगे कि मैं किस रूप से आप लोगों को अध्ययन आगा जो चीज़ें में जो है, तो कॉन्सेप्ट है, अर्थ के बिना कुछ नहीं है, अर्थ के बिना हम नहीं है, ना आप है, ना सोसाइटी है, ना देश है। तो अर्थ इकोनॉमी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं जो अपने थर्ड प्रोसेस में अपना माइंड में लेकर चल रहा युक्ति आईएएस को किस रूप में आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करना, उसके लिए आप लोग हमारा सहयोग कीजिए। और हमारा टारगेट जब पूरा होता चला जाएगा तो आप विश्वास मानिए, इंडिया का सबसे लो फीस प्राइस में आप लोगों को सेवाएं दी जाएगी। इतनी लो प्राइस में जो आज तक यूपीएससी या पीसीएस में कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी आप लोगों को संस्था नहीं देती होगी। सभी तक सेवाएं मुफ्त होगी और केवल यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ का ही पैसा लिया जाएगा। और जो क्लासेज होंगी उसके संदर्भ में भी लो प्राइस रखा जाएगा। जो चीज़ें हैं आपको नगण्य मात्रा में देना होगा, क्योंकि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ज़रूरत होता है। तो आप मान के चलिए, एक बेहतर कल के निर्माण के लिए आज हम अपने खुद को रगड़ रहे हैं, खुद को घिस रहे हैं। और आने वाले समय में आप एक बेहतर प्लेटफॉर्म पर साथ जुड़े रहिएगा। आपको गर्व होगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ कभी जुड़ा था। तो आज सहयोग कीजिए, आने वाले समय में कल हमारा है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चले हैं वो बेहतर है और उस पर बहुत से लोग सहमति भी जता रहे हैं। तो धीरे धीरे लोग जोड़ रहे हैं। तो ज़रूर है, आप लोग हमारा सहयोग बनाए रखिए। कुछ चीज़ें हैं जो इंटरनल चीज़ें जो बताई नहीं जा सकती है, पर मैं कोशिश करूँगा जो बोल रहा हूँ उस पर अमल जल्द से जल्द हो। और इसमें आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो चीज़ें जितने लोगों को जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद। कल फिर मिलते हैं।